हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो हम लोग थोड़ा कई दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों के पास एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा है। और उस सारी की सारी ऊर्जा को डियर आज हम लोग लगाएंगे किसमें? सेंटर ऑफ मास में। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में आप लोगों ने अगर कहीं और से भी कभी अगर लेक्चर अटेंड करने की कोशिश करी होगी या क्लास में टीचर भी पढ़ाया होगा, तो कभी कभी ये कहा जाता है कि सेंटर ऑफ मास बड़ी भयानक सी चीज़ है, ये समझ में नहीं आती है, ऐसा है वैसा है। तो ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप का चीज़ आपके साथ कर देंगे जादू सा कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल। लेकिन हाँ, इतना है कि हाँ, पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर आप हमसे 3 लेक्चर, 4, 5, 6 लेक्चर जब आप हम लोगों का कंप्लीट हो जाए, हमारा आपका जब 5-6 लेक्चर, यानी कि जब हम लोग 4-5 घंटे लगभग सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके होंगे, तब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप सेंटर ऑफ मास में कंफर्टेबल हैं या नहीं। ओके डियर, तो ठीक है, कैसा है चैप्टर, कैसा नहीं है, बहुत टफ है, बहुत सिंपल है, दिस इज नन ऑफ बिजनेस। ओके, ये हमारा मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। मुद्दा हमारा ये होना चाहिए कि क्या हमको इसमें सीखना है। ओके, तो सबसे पहली बात जो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को हिंदी में द्रव्यमान केंद्र भी बोलते हैं हम लोग। तो ध्यान से सुनिए, पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ने से पहले 2-3 बातें हमें कक्षा 9 की याद आनी चाहिए। पहली बात ये कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है डियर, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके बारे में हमें ये पता होता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब बात जब सेंटर ऑफ मास की फिर क्यों करी गई? इसलिए क्योंकि देखो, अब तक जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था या प्रोजेक्टाइल मोशन था, ओके, इन सारे चैप्टर्स में, या मोशन इन 1D था, मोशन इन 2D, जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने अब तक कवर किए, या इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर किया है वर्क पावर एनर्जी का, वो सारे चैप्टर यहाँ पे आपके फिर से एक बार फिर से वो सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। लेकिन वो सेंटर ऑफ मास को कैसे रिलेट करेंगे, ये बात आपको समझनी रहेगी वहाँ पे। पहले सेकंड चीज़ ये कि जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने अब तक पढ़े डियर, उसमें आपको अगर याद हो तो हम लोग लगाते थे, जैसे मान लीजिए फोर्स ही लगाते थे, तो F इजिकल टू क्या लगाते थे? F इजिकल टू ma लगाते थे। F इजिकल टू ma लगाते थे किसी भी बॉडी पर। ओके, तो आपको यार ये सोचना चाहिए कि यार इफ एनी मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, है ना, मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, तो ये F इजिकल टू ma हम लोग लगाते किस पे थे? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे कई पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये जो F वाली बात थी, ये हम किस पे लगा रहे थे? जैसे मान लीजिए ये आपका टम्बलर है, जैसे मान लीजिए ये टम्बलर है। अब F इजिकल टू ma वाली बात आई, तो हमने F लगाया इस पे, इस पे लगाया था। लेकिन आप ये कह रहे हो भैया कि ये पूरा का पूरा टम्बलर ही जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हमने वो एग्जैक्ट F किस पे लगाया था जिसकी वजह से इस मास में कुछ एक्सीलरेशन हुआ था। तो बात यहां पे आती है डियर कि ना आपने किसी इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर लगाया था, ना आप उस पूरे पे लगाए थे। आपने क्या किया था? आपने जो भी फोर्स लगाया था वो सारे के सारे पार्टिकल्स पे लगाया था। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज ये जानना है आपको कि सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो ये चीज समझने में आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। ओके, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअल में अगर आपने एंटमैन मूवी देखी हो, तो एंटमैन मूवी में क्या होता था कि वो जो बंदा था, उसका पता नहीं क्या नाम था, लेकिन वो जो मेन कैरेक्टर था वही एंटमैन ही जो था। फिर क्या होता था, वो बिल्कुल बड़ा सा होता था, बिल्कुल ऐसे आदमी सा होता था। फिर वो क्या करता था, बटन ऐसे दाबता था, ऐसे ही बटन दाबता था और वो बिल्कुल छोटा हो जाता था, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं था। सेंटर ऑफ मास का भी समव्हाट ऐसे ही मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी जाइजेंटिक बॉडी है, कोई बड़ी सी बॉडी है, अगर उसको आप स्क्वीज कर दें तो एकदम छोटा सा बना दें, बिल्कुल छोटा सा बना दें, जितना छोटा करना है उतना छोटा कर दीजिए कि वो एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज्ड हो जाए, उसका पूरा का पूरा मास एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड हो जाए और उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो चीज उसकी सेंटर ऑफ मास कहलाएगी। या आप ऐसे जान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो, अगर आपको फोर्स लगाना है किसी एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे फोर्स लगाने के बाद उस पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब जिस पे फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी पूरा का पूरा फोर्स जो है वो फील कर पाए, तो वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है,
या जैसे अभी अभी कोई बॉल होती है, जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वास्तव में जब आप देखते हैं, जब बॉल को फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ये आपकी एक बॉल है। अब इस बॉल को हमने क्या किया, इस बॉल को ऐसे फेंका, इस बॉल को जब हमने ऐसे फेंका, ऐसे नचा के फेंका, तो जब ये नाच के ऊपर जा रही थी तो देखो इसमें जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स, तो कोई ऐसे मोशन कर रहा है, कोई ऐसे मोशन कर रहा है, कोई ऊपर को कर रहा है, कोई नीचे को कर रहा है, लेकिन एक चीज है जो ऊपर जा रही है, सीधे ऊपर जा रही है, वो है बाल का सेंटर ऑफ मास, वो है बाल का सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास पे, बाल के सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। या ये मार्कर ये देखिए, जब इस मार्कर को हम लोग ऐसे करते हैं या ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, तो जैसे कैसे भी इसको फेंकते हैं, जब आप ऐसे फेंके तो ये देखो ये रोटेट किया, लेकिन रोटेट करने के बाद भी इसमें जो लीनियर मोशन हुई, वो लीनियर मोशन किस में हुई, वो लीनियर मोशन आपके सेंटर ऑफ मास में हुई। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मोड़ा तो सेंटर ऑफ मास का आइडिया आ गया होगा। अब यहां पे जो बात लिखी है इसको भी जान लीजिए, दिस इज द बुकिश लैंग्वेज, ओके, कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, the center of mass of a system of particle or a body, किसी भी पार्टिकल के सिस्टम पे हो या बॉडी पे हो, is a point at which the entire mass of the सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। एक ऐसे पॉइंट को माना जाए इन सब के बीचों बीच में एक ऐसे पॉइंट को मान लिया जाए जहां पे इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड सपोज किया जाता है। तो वो पॉइंट जो होगा डियर, ये आपका होगा सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा, वो होगा आपका सेंटर ऑफ मास। ओके, कहा जाता है कि सेंटर ऑफ मास मे लाई आउटसाइड। हाँ, सीधी सी बात है, जरूरी नहीं है, एक बात जान लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में ही लाई करेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसका सेंटर ऑफ मास बाहर भी लाई कर सकता है, जैसे ये है तो इसका यहां आता है, ये नाल टाइप का जो चुंबक होता है उसका भी सेंटर ऑफ मास कहां पे आता है, बीच में ही आता है। या आगे चल के आप रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो उसका भी बीच में ही आके रुकता है, 2r/π पे। ओके, तो वो सारी बातें बाद की हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे डियर। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो थी आपके लिए ये बिल्कुल समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये मान लीजिए आपका ये x एक्सिस है। ओके, x एक्सिस और y एक्सिस, इतना तो आइडिया सबको होता है। मानते हैं हम यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पे ढेर सारे पॉइंट हैं, जिनमें ढेर सारे पॉइंट हैं। ओके, अब इसमें से हम ये मानते हैं कि ये आपका M1 है, हम ये मानते हैं ये आपका M2 है, ये मानते हैं हम आपका M3 है, ये मानते हैं आपका M4 है, ये मानते हैं M5 है, ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के ये पूरी की पूरी बॉडी, ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। ओके डियर, चलो इसी समय हम ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज x1, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4 एंड सो ऑन, ऐसे ही। ओके, कि x हम ये मान रहे हैं कि सारा का सारा सिस्टम जो है उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं। अब देखो, अब मान लो कि हमको क्या करना है डियर, हमको फोर्स अप्लाई करना है। जब हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं F, तो एक्चुअल में हम लोग फोर्स कहां लगा रहे होते हैं, हम लोग एक्चुअल में फोर्स इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर लगा रहे होते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल पर हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं। तो यहां से आपको एक बात समझ में आती है कि M1A प्लस M2A प्लस M3A प्लस M4A ऐसे चला जाता है। ओके, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट में डियर आप हमें ये बताइए कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट में क्या एक्सीलरेशन सेम हो रहा होता है? नहीं, सारे के सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स में भी ये अलग अलग हो रहा होता है। ओके, सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अलग अलग एक्सीलरेशन फील कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखते हो तो आप ये बताइए कि एक्सीलरेशन क्या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग इसको m1 d2x1/dt², क्या इसमें आपको कोई तकलीफ है?
नहीं, वेरी नाइस। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो इसका मतलब आपने 9th में, इसका मतलब आपने 11th में प्रीवियस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रखा है। ओके, ऐसे ही आप m2 के बारे में भी बोल सकते हैं माय डियर कि d2x2 अपान dt स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली यू कैन से माय डियर m3 d2x3 अपान dt स्क्वायर एंड सो ऑन। am I right or wrong? ओके। अब आप इसको थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि d2 अपान dt स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन लेने की चेष्टा करें, कॉमन लेने की कोशिश करें, तो हम लोग अंदर क्या पाएंगे डियर, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस एंड सो ऑन। am I right or wrong डियर? बिल्कुल। ओके, तो ये है आपका f। ओके, अब हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली आपका समेशन ऑफ f है। ये आपका क्या है, ये समेशन ऑफ f है। सारे f का क्या, समेशन। अगर हम यहीं पे क्या करें, यहीं पे चूंकि बहुत ज्यादा स्पेस है नहीं, यहीं पे हम सारे के सारे मास से भी अगर इसको डिवाइड कर दें तो क्या हमको यहां पे डियर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस करना पड़ेगा कि नहीं। और यही चीज डियर जो होती है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आई आपको? हाँ, तो यही चीज जो अब यहां से हम लोगों को मिला क्या कि ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचें, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचें तो सेंटर ऑफ मास का यहीं से हमको मिलता है एक मस्त सा, एक बढ़िया सा फार्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस ऐसे करके, और ये अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट ये चला जाता है। ओके डियर, क्या ये चीज़ें आपको दिख रही हैं? पता नहीं, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं। थोड़ा सा कटा है तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं डियर। इस वाली चीज़ को आप फील करिए यहाँ पे कि हम आपसे बोले कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से आप क्या निकाल के लाए हो डियर, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट ऐसे ही आप प्लस डॉट कर लेंगे। ओके, यानी कि कल को जितने भी पार्टिकल्स आपके साथ में होंगे, जितने भी पार्टिकल्स आपके पास में होंगे, उन सारे पार्टिकल्स का क्या करिएगा डियर, उन सारे के सारे पार्टिकल्स को उसके एक्सिस से, अब दिस इज नॉट नेसेसरी दैट द x विल ऑलवेज बी देयर। ओके, x विल ऑलवेज बी देयर, दिस इज नॉट नेसेसरी। अब नेसेसरी क्या है, एक्चुअली ये है सेंटर ऑफ मास x एक्सिस के अलोंग। Whenever we want to find out the acceleration center of mass along the x-axis, then this will be the formula. Okay, m1x1 plus। ऐसे ही भैया इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग y-axis के along center of mass निकालने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, तब हम लोगों का हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 ऐसे ही हो जाएगा अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट चला जाएगा। इसका मतलब हुआ भैया कि अगर कल को हम लोग ये चाहें कि z एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालें तब क्या करेंगे, डेफिनेटली आप यही करोगे माय डियर, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस डॉट अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3। इसका मतलब आज के बाद हमको एक आइडिया आ गया। वो आइडिया क्या आ गया डियर, कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमको एक ओरिजिन पॉइंट मानना पड़ेगा, एक फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा। वहां से जिस भी एक्सिस के अलोंग हमसे कह रहा होगा, उस एक्सिस के अलोंग m1 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस प्लस m2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय अनदर डिस्टेंस अपान में m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ओके,
बात समझ में आई? तो ये है एक बेसिक फार्मूला माय डियर, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था जिसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी जबरदस्त करेंगे। ओके डियर, चलो क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं अपन। ओके चलो। हाँ तो डियर, जितना चीज हम लोगों ने अब तक सीखा उसको अगर हम लोग समराइज करना चाहें तो वो हो सकता है कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका डियर वाई एक्सिस है। ओके, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई एक मास m1 रखा है, उसी चीज को हम थोड़ा सा अलग कर दिए और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एक r1 डिस्टेंस है। ओके, फिर यहां पे मान लीजिए कि यहां पे एक दूसरा पार्टिकल है, ये आपका m2 है। ऐसे ही मान लीजिए यहां पे आपका m3 है, यहां पे मान लीजिए आपका m4 है। ओके, तो इस तरीके से मान लीजिए वो सारे के सारे आपके पार्टिकल्स हैं। ओके, तो सीधी सी बात है यार कि अगर आपका जो पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल की इस एब्सिसा और कोऑर्डिनेट पे कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका इसका एक फिक्स पॉइंट होगा। तो मान लीजिए ये है x1 कामा y1, मान लीजिए ये है आपका x2 कामा y2, ये मान लीजिए आपका है x3 कामा y3 और ये मान लीजिए आपका है x4 कामा y4। ओके, या अगर कल को आप 3D में भी लेना चाहते हैं तो आप z एक्सिस को भी वहां पे इन्वॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां से हम लोगों का फार्मूला जो जबरदस्त निकल के आता है डियर कि सेंटर ऑफ मास ऑफ x एक्सिस क्या होगा, तो हम ये देखते हैं कि x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये हो जाएगा x1 m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अब जैसे इसका m2 का निकालना हुआ, m2 का, तो हम ये देखेंगे कि x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो आ जाएगा आपका x2 और m2 प्लस m3 x3 प्लस इस तरीके से ये चला जाएगा और अपान में आपका क्या हो जाएगा डियर m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, ऐसे ही जब आप कल को y एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालना चाहेंगे माय डियर, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे डियर बताइए? आप कहेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए इसका देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि y एक्सिस के अलोंग इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे कि y1 m1 प्लस y2 m2 प्लस या m3 y3 प्लस ऐसे ही चला जाएगा आपका और अपान में क्या आ जाएगा टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो इस तरीके से ऐसे ही अगर z एक्सिस का भी होता है तो हम लोग z एक्सिस का भी लिख लेंगे कि m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपान m1 प्लस m2 प्लस f3। ओके, तो ये था बेसिक्स। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चंस। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, प्रीवियस जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके सामने एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे हमने पुट कर दिया है। सबसे पहले 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। ओके, तो चलो आओ सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 2 bodies of masses 1 kilogram and 2 kilogram are located at 1, 2 and -1, 3, okay, respectively. Calculate the center of mass. Okay, तो आपको क्या दिया गया है डियर, आपको दो ऑब्जेक्ट की लोकेशन दे दी गई है। पहला ऑब्जेक्ट आपका है 1 kg का और दूसरा है आपका 2 kg का और एक की लोकेशन है 1, 2 और दूसरे की है -1, 3। तो बिल्कुल आप अभी क्या हो, आप अभी छोटे बच्चे हो। छोटे बच्चे का मतलब अभी आप लोगों ने लर्न करा है चीजों को। ओके, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको ये चीज लिखना पड़ेगा कि x यानी सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें डियर तो x एक्सिस के अलावा क्या होता है, चलो बोलो मेरे साथ फटाफट। यस, m1 x1 प्लस m2 x2, क्योंकि दो ही ऑब्जेक्ट है अपान में m1 प्लस m2। ओके बोलो हाँ या ना, चलो ठीक है। ओके आ जाओ, तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा डियर,
x1 क्या है? अब देखो 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 इधर देखो, कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने इस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया गया हो तो एट फर्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द x1 y1 एंड x2 एंड y2। बहुत 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 आसान हो जाएगा। और ये 1 kg एंड 2 kg, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। ओके, बोलो हाँ या ना? तो चलो जल्दी से, m1 x1 बोले तो 1 into 1 प्लस m2 x2, तो यहां पे 2 into -1 अपान में m1 प्लस m2 बोले तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, बोले तो 1 प्लस -2 1 -2 अपान 3 इज इक्वल टू कितना आएगा डियर -1/3। कोई दिख रहा है क्या इसमें से? यस, हमें तो आंसर मिल गया है, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब आ जाओ, ऐसे ही आप निकाल लीजिए YCOM का फार्मूला। अभी आप फार्मूला लिखेंगे क्या? m1 y1 प्लस m2 y2। ओके, चूंकि दो ही ऑब्जेक्ट हैं इसलिए दो ही रहेगा, केवल m1 प्लस m2। बोलो हाँ या ना? फटाफट से आ जाओ। m1 क्या है डियर? m1 है 1 और y1 क्या है? 2 है, तो 1 into 2, बोलो हाँ या ना? प्लस m2 2 है, y2 क्या है डियर? 3 है, अपान में m1 प्लस m2 1 प्लस 2, बोलो जल्दी से, 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3। बोले तो आपका जो आंसर आया माय डियर, x पे ये आया और y पे ये। लिखने का तरीका भी सीखिए। सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। बोले तो 1/3 माइनस का 8/3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें से कौन? यस, सी फॉर चेन्नई, तो सी इज द करेक्ट आंसर माय डियर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका अपना हो चुका है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत पीसफुली देखिए आप। एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, लंबी चौड़ी उसकी लैंग्वेज लिखी थी, लेकिन मैंने क्या करा कि आपके लिए केवल और केवल फिगर ही ड्रा कर दिया। क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है, वो कोऑर्डिनेट में इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इसका मास m1 है, ये m2m है, ये 3m है और ये 4m है। ओके, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या है डियर? 1 a। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। ये आपका क्या हो जाता है? x एक्सिस हो जाता है, ये y एक्सिस। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, मैक्सिमम जनों का आ गया होगा आंसर। ओके, क्योंकि ये इट इज नॉट टू टफ। ओके, चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अगर हम इसको डियर 0,0 मान लें, अगर इसको हम 0,0 मान लें, तो 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हमको इतना पता होता है कि यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। बोलो हाँ या ना डियर? पक्का? इतना तो आपका क्लियर होगा ही, बिल्कुल भैया, इतना तो क्लियर है। अब जब आप यहाँ पे आते हो तो देखो डियर, यहाँ पे जब आप आते हो तो x पे तो आप चले हो, लेकिन y पे आप नहीं चले हो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a, 0। बोलो हाँ या ना? पक्का? चलो ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे आते हो डियर, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक आप a चले होते हो और यहाँ से यहाँ तक भी a, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? a, होगा। और जब आप यहाँ पे आते हो माय डियर, कम ऑन जल्दी से इधर देखिए, तो आप x पे बिल्कुल नहीं चले होते हो, केवल y पे चले होते हो। इसका मतलब 0, a होता है। अब ये बताइए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, how many masses are there, how many particles are there? There are 1 2 3 4 particles। इसका मतलब ये हुआ कि ये टू पार्टिकल सिस्टम है? नहीं। ये 3 पार्टिकल सिस्टम है? नहीं। ये 4 पार्टिकल सिस्टम है। इसका मतलब अगर हम लोग XCM निकाले माय डियर, तो क्या होगा? बोलो जल्दी से, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यही तो होगा ना फार्मूला। चलो ठीक है, हम इसको m1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आओ यहाँ से देखो, एक फिक्स पॉइंट आपको करना पड़ेगा जहां से आप बातें करेंगे। तो हम ओरिजिन पॉइंट से बात कर रहे हैं। चलो पहले के लिए m1 x1, तो m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू तो भाई m है, m1 की वैल्यू कितनी है? m है, लेकिन x1 की वैल्यू 0 है, प्लस m2 की वैल्यू है माय डियर 2m, और
x2 की वैल्यू है a, ओके ओके, प्लस प्लस प्लस, यहां पे आओ, यहां पे आओ, 3 के लिए 3 का है 3m इंटू यहां पे x की वैल्यू कितनी है, a है, और 4 के लिए जब आप आइएगा तो क्या होगा, m4 यानी कि 4m है इंटू x कितना है, 0 है, अपान में m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, तो m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। देखो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है तो बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोई नीड नहीं है। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 2ma और 3ma, तो कितना हो जाएगा, 3 to 5ma अपान कितना, m 2m 3m 3 3 6 और 4 9m, तो mm कैंसिल हुआ, यहां से आ गया 5a/9। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे 5a/9? कुछ हम लोगों ने गलत किया है, पक्का कहीं ना कहीं आप गलत किए हो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2m है और a है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, ओके ठीक है। 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 होना चाहिए भाई, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a/2, ओके हाँ चलो, तो ये आ गया a/2 किसका, डियर x का। ऐसे ही YCOM निकालना है हमको, अब की बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना है। चलो आ जाओ यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी y का 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे y चला है तो यहाँ पे हो जाएगा 3m इंटू a, प्लस यहाँ पे आओगे तो 4m इंटू a, अपान में 10m, बताओ 3 4 3 7, तो 7 क्या, 7ma अपान 10m, mm गया तो 7a अपान 10 और a/2, तो ये वाला आंसर बी फॉर बॉम्बे, तो बी वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, कोई रॉकेट साइंस लगानी है, कुछ नहीं करना है हमको, बेसिकली केवल एक फार्मूला अभी के लिए याद होना चाहिए, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3, ओके। ऐसे ही y के लिए आप क्या करिएगा, y1 x1 प्लस y2 m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ओके। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इन दोनों क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील किए होंगे। चलिए लेते हैं अब हम लोग कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस, ओके डियर। चलो हाँ तो डियर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप बहुत ही अच्छे से एनालाइज करिए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन 2012 में AIPMT में आया था, AIPMT में आया था, ओके हाँ 2012 में। देखिए क्या कह रहा है कि 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, कितने मास है, 3 मास है। पहला मास है 300 ग्राम का, 300 ग्राम्स एट ओरिजिन पे रखा हुआ है, एंड 500 ग्राम एट x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड 400 ग्राम एट x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो माय डियर, तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये सारे के सारे मास तो x एक्सिस पर ही रखे हैं, ये सारे के सारे मास तो x एक्सिस पर ही रखे हैं, ओके। ये सारे के सारे मास कहाँ पे रखे हैं, x एक्सिस पर ही रखे हैं। तो पहला वाला मास कहाँ पे रखा है, पहला वाला मास आपका रखा है ओरिजिन पर ही, 0,0 पर ही रख दिया गया है, 0 पर ही रख दिया गया है। और कितने ग्राम का है, ये 300 ग्राम का है, 300 ग्राम का है। दूसरा जो है x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यहाँ पे मान लीजिए x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे, और कितने ग्राम का है, ये 500 ग्राम का है, 500 ग्राम का है। और तीसरा जो है वो x इज इक्वल टू कितने पे रख दिया गया है डियर, ये रख दिया गया है x इज इक्वल टू 70 पे, और कितने ग्राम का है, ये है 400 ग्राम का, ओके। तो आपको ये बताना है कि ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ये इतना बड़ा मास यहाँ पे रखा गया है, ये इतना बड़ा मास यहाँ पे रखा गया है, इतना बड़ा मास,
एक्चुअली इस समय जो भी क्वेश्चन हम लोग डियर सॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्क्रीट बॉडीज के हैं, यानी कि सारी बॉडीज क्या हैं, अलग अलग होती हैं और उनका हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, आओ देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास अगर एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो क्या होता है, m1x1 यानी 300 गुणे कितना 0 प्लस m2x2 तो m2 कितना है 500 ग्राम गुणे 40 सेंटीमीटर प्लस 70 गुणे 400 और अपान में क्या होगा, अपान में 300 500 400 300 प्लस 500 प्लस 400 ग्राम। ओके, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये 5 चौके 20 कितना हो जाएगा 2000 प्लस 5 चौके 20 2000 नहीं 20,000 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो यहाँ से आएगा 4 जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 चौके 28 7 चौके 28 होता है 7 तरीके के 7 चौके 28, हाँ ठीक है 3 जीरो यहाँ पे और अपान में क्या हो जाएगा 5 4 9 3 1200 हो गया कितना 2000 2000 4800 अपान में 1200 ये गया क्या 12 चौक 48 4 एक जीरो और रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन है क्या, यस 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल कोई दिमाग लगाना ही नहीं था डियर इसमें, बस हम लोग को ये देखना था भाई कि कहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है डियर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है यहाँ पे मास m रखा हुआ है, यहाँ पे मास m रखा हुआ है, यहाँ पे मास 2m रखा हुआ है और यहाँ पे मास 3m रखा हुआ है, यहाँ पे मास 3m रखा हुआ है और इसकी साइड A है। अब आपको ये बताना है, चलिए मान लीजिए कि ये आपकी ओरिजिन हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई। आपको ये बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। चलिए दिमाग लगाइए, इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालेंगे। ओके, कोशिश करिए, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए बहुत ही आसानी से। ये आपका m1 है, m 2m 3m। ओके, तो कैसे निकालिएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो सीधी सी बात है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। अगर यहाँ कहीं आएगा, बीच में आएगा या कहीं किनारे पे आएगा तो उसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इसका तो 0,0 है, इसका कितना है, इसका है a,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है a/2 होती है, तो x का तो हो जाएगा a/2, लेकिन y की डिस्टेंस क्या होगी ये बताइए। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो डियर कि ये a होता है और ये a/2 हो गया है, अगर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। अगर ये a/2 है, ये a है, अगर ये a है, यहाँ से यहाँ तक a/2 है, तो हाइट इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते थे, हाइट इज इक्वल टू हम लोग निकालते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का, तो बेस का क्या हो जाएगा a²/4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 1, तो 3a²/4 अंडर रूट में सारी प्रोसेस चल रही है, यानी कितना हो जाएगा a/4, तो 3a², तो a2 ये आ जाएगा √3a/2, √3a/2 आपकी ये आ जाएगी हाइट आ जाएगी। √3a/2 क्या आ जाएगी आपकी हाइट आ जाएगी। अरे भाई देख लीजिए, इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा a², इसका स्क्वायर करिएगा तो a²/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 जाएगा, 4 - a = 3a²/4, तो ये a² और 4 a/2 बन के निकल जाएगा, √3 रह जाएगा, तो √3a/2 आ जाएगा। ओके, ये आपकी हाइट हो गई, यानी इसका हो गया √3/2a। अब आप XCM निकाल लीजिए, जब XCM आप निकालने चलेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2m × a, प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका x एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा 3m × a/2 हो जाएगा। फिर आपका डियर कितना 2ma प्लस 3ma/2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 7, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 2 1 3 और 3 3 6 6m,
तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3 2 5, सही कर रहा है ना। अरे भाई 3 यहाँ पे 3a और यहाँ पे 3a/2, 3a/2 टोटल का अपान में क्या हो जाएगा, टोटल का अपान में हो जाएगा 6m, तो ये नीचे आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 7, 7ma कितना हो जाएगा 6 2 जा 12m, तो m चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7a/12। ओके, तो 7a/12 आपका क्या आ जाएगा, 7a/12 आ जाएगा आपका x। ऐसे ही y का निकालिए, YCOM क्या हो जाएगा, YCOM यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, इसका यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस y एक्सिस पे ये कितना हो जाएगा 3m इंटू √3/2a। अपान में क्या हो जाएगा, अपान में वही कितना 2 1 3 3 6 6m। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2m, m चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3√3a/6, तो ये चला जाएगा 2 2 2 2 2, हाँ ठीक है, /6/2 भी रहेगा, तो 6 2। अरे देखिए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3a/2, 2 भी यहाँ पे लिखिए, तो 2 ये 2 2 या 4, यानी √3a/4 आ जाएगा, √3a/4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7a/12, यानी ये आपका आ गया 7a/12 कामा √3a/4, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, एक बार देख लीजिए कि x वाले का जब आप निकालने चले तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपान में क्या करिएगा, अपान में पूरा, तो 2 2 1 3 3 6 पूरा का 6m कर दिए, उसके बाद यहाँ पर भी क्या किए, अपान में 6m कर दिए, तो ये सब काट पीट के कितना आ गया 7a/12 आ गया, और इसका आपका आ गया √3a/4। तो इस तरीके से निकाला जाता है डियर, बहुत ही इजी होता है सेंटर ऑफ मास निकालना। चलिए कुछ और स्टैंडर्ड टाइप के हम लोग क्वेश्चन लेते हैं डियर। ओके चलो, हाँ तो डियर इतना कुछ सीखने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और अब वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं डियर, वो क्वेश्चंस आपको वेक्टर के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, अब देखिए कि जब कोई भी क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में होता है तब उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। आइए देखिए इसको कि कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 bodies of mass 1 kg and 3 kg have position vectors I plus 2j plus k and -3i minus 2j plus k respectively the COM। तो आपको बताना है, एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास तो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए। ओके, तो यहां पर भी आपको देखिए ये बात कुछ ऐसी हुई माय डियर कि जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका एक्सिस x होता है और ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। ओके, अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। पहले का मास m1 कितना है 1 kg है और दूसरे का मास कितना है 3 kg है। ओके, अब मान लीजिए कि इसकी जो पोजीशन दी गई है, वो I प्लस 2j प्लस k कैप दिया गया है, और इसकी जो पोजीशन दी गई है माय डियर, ये कितना दिया गया है -3i कैप माइनस 2j और प्लस का k कैप दिया गया है। बोलो हाँ या ना। अगर इतनी बात आपको माय डियर क्लियर है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम यहाँ से मिलाएं, इसको यहाँ से मिलाएं, इसको हम R1 मान सकते हैं, इसको हम लोग R2 मान सकते हैं। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे m1 R1 प्लस m2 R2 अपान m1 प्लस m2। चलो देखते हैं क्या होता है। m1 कितना है 1 kg है और R1 कितना है, R1 की पोजीशन कितनी है I प्लस 2j प्लस k। ओके, प्लस m2 कितना है डियर 3 है। अंदर में क्या है, अंदर में देखिए माइनस का 3i कैप है
माइनस का 2j है, माइनस ही तो है ना, हाँ, और प्लस का k है, प्लस का k है, और अपान में क्या होगा, m1 प्लस m2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो देखो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, तो ये आई कैप प्लस 2j प्लस k प्लस प्लस नहीं, एक्चुअली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये अंदर में जाएगा, तो माइनस 3 3 जा 9 आई कैप माइनस 3 2 जा 6 j कैप और प्लस 3 k कैप अपान में क्या हो जाएगा 4। आई को आई के साथ जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 8i और ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4j, ये प्लस है ये प्लस है, ये हो जाएगा प्लस का 4k अपान 4। यानी आपको जो आंसर मिलेगा डियर वो यहाँ से कट जाएगा, तो माइनस का 2i माइनस का j और प्लस का k, यही आपका आंसर आना चाहिए। देखिए माइनस 2i माइनस का j और माइनस का k, माइनस का 2i माइनस का j और प्लस का k। हाँ, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम ये कहेंगे कि दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये केवल आपको ये रियलाइज कराने के लिए था कि हाँ भाई आप लोगों ने वेक्टर पढ़ रखा है। अगर आपने वेक्टर पढ़ रखा है तो क्वेश्चन को वेक्टर में कैसे हैंडल करेंगे, बस यही चीज़ आपसे वो। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी 2011 या 12 का क्वेश्चन है, ये 11 या 12 का क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए को बड़ा लल्लू छाप क्वेश्चन था, नहीं। इस क्वेश्चन में आपको ये देख, अच्छा एक चीज और है, अगर यही से डियर आपसे ये पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है कि इस सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से दूरी बताएं, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालते थे? डिस्टेंस क्या है, ये जो सेंटर ऑफ मास आप लोग निकाले हो इसी का वेक्टर मार दो। जब आप इसी का वेक्टर नहीं हो, इसी का क्या मार दो, इसी का आप मॉड ले लो। जब आप इसका मॉड ले लोगे तो आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगी डिस्टेंस कितना, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगी √6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, हाँ तो सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर, नहीं तो इतना यूनिट ही आप समझ लीजिए कि इतनी यूनिट हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, कहाँ से, 0,0 से, किसकी, सेंटर ऑफ मास की। देखो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, एक पोजीशन यहाँ पे थी, दूसरी पोजीशन यहाँ पे थी, लेकिन जो तीसरी पोजीशन निकल के आई है डियर वो यहाँ कहीं आई है। इसका मतलब एक्चुअल में ये पता नहीं सही है कि गलत है, जैसा कुछ भी है कि हमने एक को यहाँ पे डाल दिया, एक को यहाँ पे, लेकिन इन दोनों से हटके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकल के आई है, वो भी आई है -2 -j और k। तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों से अलग कहीं एक ऐसी बिंदु पे होगा जहां पे उस बॉडी का, इस सिस्टम का पूरा मास केंद्रित सपोज किया जा सकता है, सपोज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि होता ही है, सपोज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो माय डियर, तो अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए, चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को करिए और उसके बाद अपना बेस्ट ट्राई करिए, देखिए क्या कर सकते हैं आप, आपसे कितने हद तक चीजें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, लल्लू छाप क्वेश्चन है कि आप इसको आप R1 कंसीडर कर लीजिए, इसको आप R2 कंसीडर कर लीजिए, M1 के स्थान पे ये दिया ही गया है, M2 के स्थान पे आप इसको कंसीडर कर लीजिए। ओके, तो जब आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालने चलेंगे, माय डियर, तो आप क्या करिएगा, M1 R1 प्लस M2 R2 अपान में M1 प्लस M2, बोलो हाँ या ना। अगर आप इतना कर लेते हो तो चलो, M1 कितना है 100 ग्राम्स, 100, तो 100 के अंदर में क्या होगा 2i प्लस 5j प्लस 13k, ओके, प्लस अगला है 300 के अंदर में क्या रखिएगा, माइनस का 6i प्लस का 4j माइनस का 2k, अपान में क्या रखिएगा, 2 + 3 = 400। चलो कर लो फटाफट से, ये हो जाएगा आपका 200i। मेरे ख्याल से तो आपको ये करना चाहिए कि यहाँ से 100, यहाँ से 100 खींच लो। सुनो ध्यान सुनो,
यहां से 100 कॉमन ले लोगे तो यहां पे 1 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा। इसका मतलब ये चला जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, इतना लेंदी मत बनाओ किसी भी क्वेश्चन को, इतना लेंदी मत बनाओ किसी क्वेश्चन को। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सीधा लिख लो, 2i प्लस 5j प्लस 13k, और यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18i और माइनस का 4 तियाँ 12j, माइनस नहीं यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3 दूना 6k 6k अपान में 4 कर दो। अब यहाँ पे 2i है, यहाँ पे माइनस 18i है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 16i हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो 12 5 17 हो जाएगा, प्लस का 17j हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन फिर भी 13 में से जब 6 को घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, 7k अपान में 4। अब जो कट जाएगा उसको काट दो, यहाँ पे माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4i हो जाएगा। यहाँ पे कटेगा नहीं तो ये 17/4j हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ही रहेगा तो 7/4k हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है, थोड़ा सा और बढ़िया बनाया जा सकता है। कैसे कि इसकी भी डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा, तो जब डिस्टेंस पूछ लेगा तो यही जो सेंटर ऑफ मास लिए हैं इसी का मॉडुलस ले लीजिएगा, तो अंडर रूट में यही सारी चीज़ें आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 289 अपान का 4 या 16 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 49 अपान 16 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये 16 या 256 प्लस और हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस इसका मॉडुलस ले लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जैसे डिस्टेंस अपन निकालते थे यार, और क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ कि अगर थोड़ा मोड़ा सेंटर ऑफ मास को वेक्टर के आई से देखा जाए, अगर वेक्टर के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वहां से इस चीज को आप कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेक्टर टाइप वाले जो सेंटर ऑफ मास निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं माय डियर, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक चेंज ला के आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं यहां पे। उसको आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि दो पार्टिकल सिस्टम है, और वो जो है वो दोनों के दोनों सिस्टम आपके रखे गए हैं पास में। ठीक है, वो दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो पास में रखे गए हैं। ओके, हाँ तो डियर, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, और आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। ओके, कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा अगर उस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मास है m1, और यहां से r डिस्टेंस पे एक दूसरा मास है m2। ओके, अब आपसे ये पूछा जाए, अब जैसे भाई सीधी सी बात है कि ये m1 है, ये m2 है, ये दोनों एक सिस्टम बना लिए हैं। ओके, और ये क्या है, ये एक रॉड से या एक स्ट्रिंग से, किसी भी चीज से ये जुड़ा हुआ है जो कि नेग्लिजिबल मास रखता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, m1 से या m2 से, m1 से या m2 से। तो देखिए माय डियर, जब कभी भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो m1 से इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप इसका ओरिजिन पॉइंट m1 को मानेंगे, यानी m1 को आप ओरिजिन पॉइंट मानेंगे, m1 से डिस्टेंसेस को लेना शुरू करेंगे। ओके, अगर आप इसको m1 मानते हो तो यहां पे आप 0,0 कंसीडर कर लोगे, सीधी सी बात है। और इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे ये हो जाएगी r,0 अगर हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम x एक्सिस पर ही रखा हुआ है। ओके, तो यहां से इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा माय डियर, वो क्या निकल के आएगा बताइए, m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2। बोलो हाँ या ना, पक्का? इसका मतलब ये हो गया, ये तो भाई आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो आपका आएगा m2 r2 का मतलब यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है,
अपान में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहां से एक रिजल्ट आपको अगर दिख रहा हो, मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि अगर कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट को कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट से अगले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, अगले ऑब्जेक्ट का मास इनटू उनके बीच में डिस्टेंस अपान में दोनों का सम, दोनों के मास का सम। इसका मतलब ये हो गया डियर कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब क्या करो, अब इसको फिक्स मान लो, इसको फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर दो, यानी इसको फिक्स करने का मतलब यहां से सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप क्या कहिएगा डियर, तो आप ये कहिएगा कि भैया m1 r अपान m1 प्लस m2, m1 r अपान m1 प्लस m2। ओके, इसका मतलब अगर यहां से बात करी जाए, मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ रहा है, यहां कहीं आ रहा है, तो यहां से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ये होगा, और यहां से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ये होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब एक बात याद रखिएगा डियर कि जहां भी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वहां से, यानी कि m1 इंटू, अब जैसे मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां से d डिस्टेंस पे आ गया, कितने d डिस्टेंस पे आ गया, d डिस्टेंस पे आ गया, तो एक बात याद रखिएगा कि m1d बराबर m2d होगा, m1d बराबर m2d होगा। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो इट्स ओके, अभी आप इस पर बिल्कुल जोर ना दें, अभी आप इस पर बिल्कुल जोर ना दें। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। अगर ये बात समझ में आई तो चलिए हम लोग इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे लेते हैं कि हम क्या करते हैं डियर, हम क्या करते हैं, यहां पे एक 2 किलोग्राम का, और इससे हम थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं, और यहां पे हम लोग एक 10 केजी का दो ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और 10 केजी ना करके इसको और कम ले लो जिससे कि हमको और मजा आए इसको करने में। 3 केजी ले लीजिए, एक 2 केजी ले लिया हमने, एक 3 केजी ले लिया। अब आप एक काम ये करिए, एक बार यहां से सेंटर ऑफ मास निकालिए और एक बार यहां से सेंटर ऑफ मास निकालिए। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग निकालते हैं। क्या आएगा जब यहां से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो भाई जब यहां से अभी हमने बताया कि अगर यहां से कहा जाएगा तो 3 × 10 अपान 3 to 5 बोले तो 5 × 5 5 × 2 = 10, यानी 6 सेंटीमीटर पे आएगा। कहां से? यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर हम इसको 10 माने तो ये कह सकते हैं कि यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां कहीं सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा। इसका मतलब आप ये कहेंगे या आप ये कह सकते हैं कि अगर इधर से हम सेंटर ऑफ मास निकालें माय डियर, तो इधर से अगर सेंटर ऑफ मास निकालिएगा तो 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। आओ देखते हैं आता है कि नहीं। तो चलो इधर से निकालो। तो इधर से जब निकालोगे तो क्या कहोगे, m2 यानी कि 2 × 10 अपान 3 to 5। देखो कितना आएगा, 5 × 5 5 × 2 = 3 नहीं 4 भाई, 4 और 6 ना, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक कितना हो गया, 4 आ गया ना भाई। वही चीज जो चीज हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं, वो चीज ये है कि सपोज करिए कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी यहां से डिस्टेंस जो होगी और इसकी यहां से जो डिस्टेंस होगी, अगर आप इसको r1 मानते हैं और इसको आप r2 मानते हैं, तो चलिए एक प्रयोग करने चल रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने चल रहे हैं कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 × 6 और आप इसको मल्टीप्लाई करिए 3 × 4। तो देखिए क्या दोनों बराबर आता है, 6 क्या दोनों बराबर आता है या नहीं आता है, पहले देख लीजिए। 6 × 2 = 12 और 4 × 3 = 12। ओहो, ये तो बराबर आ गया, इसका मतलब ये हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर ये m1 है और ये m2 है, ये
m1 है और ये m2 है, अगर कभी भी हम लोग सेंटर ऑफ मास के शिफ्टिंग की बात करेंगे तो आपको एक ही फार्मूला काम आएगा, वो आएगा कि मान लीजिए यहां से यहां तक की r1 दूरी है, यहां से यहां तक की r2 दूरी है, तो आपको एक ही फार्मूला काम आएगा डियर, वो होगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इस फार्मूले को आप दिमाग में बैठा कर रख ले, इस फार्मूले को आप दिमाग में बैठा कर रख ले। ये इतनी जबरदस्त कांड करेगा कि जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये सॉल्व करके दे देगा। ओके, तो मेरे ख्याल से m1 r1 बराबर m2 r2 ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये बात आपको समझ में आई कि भैया अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट से अगले, है ना, किसी एक ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आइए हम देखते हैं कि कितने प्यारे क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं। ओके, चलो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे डियर एक क्वेश्चन है 2020 का, नीट 2020 का। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए डियर, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass, है ना, 1 meter with negligible mass. Okay, the center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक 33 सेंटीमीटर कह रहा है, एक आपका 50 सेंटीमीटर कह रहा है, एक 67 सेंटीमीटर कह रहा है और एक 80 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे कैसे भाई, कि टू पार्टिकल ऑफ द मास 5 kg एंड 10 kg। तो दो पार्टिकल हैं आपके, दो पार्टिकल हैं, आप इसको ऐसे ही देख लीजिए कि दो पार्टिकल हैं। क्वेश्चन को तो आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा ना। ये आपका 5 kg वाला है और दूसरा आपका क्या है, इससे 1 मीटर की लेंथ पे रखा हुआ है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये दूसरा रखा हुआ है और ये आपका 10 kg का है, ये आपका 10 kg का है। अब ये कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg। तो भाई वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट आप लगाइए कि यहां से अगर ये पूछ रहे हैं जनाब, तो आप क्या करिएगा, आप बहुत आसानी से क्या करिए कि m2 x अपान m1 प्लस m2 कर दीजिए, काम खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, अपान में 5 और 10 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 अपान का 15, 5 से कटाइए, 5 से, तो ये हो जाएगा 200/3, 200/3 को 3 छके 18, 3 छके 18 और 3 छक 18, लगभग वही 66.6, या ऑप्शन आपका क्या क्या दे रहा है, 67 है ना नियरेस्ट, तो 67 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था यार। इट इज आई थिंक इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2020 AIPMD का क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा और उस छोटे से कॉन्सेप्ट पे इतने प्यारे क्वेश्चन हमसे बन जा रहे हैं। ओके, और देखते हैं कि क्या ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी हैं क्या। ऐसे क्वेश्चन तो वही 2020 में पूछा गया था, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन तो खास आया नहीं है। तो ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अब यहीं पे जाते जाते एक चीज और आप देख लीजिए कि जब कभी भी सेंटर ऑफ मास किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का हम लोगों से पूछा जाए डियर, कभी भी जब हम लोगों से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर का हमसे सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा, तो आप एक बात याद रखिएगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये वहीं पे होगा, यानी कि इसके मिड में, कहां पे होगा, मिड पॉइंट पे। कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट का ज्यादातर जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पे होता है डियर, वो उसके मिड पॉइंट पे होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस
इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो अगर मान लीजिए ये L डिस्टेंस की रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच में आएगा, यानी कि L/2 पे आएगा। कहाँ पे आएगा, L/2 पे आएगा। ऐसे ही डियर अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, ऐसे ही मान लीजिए कि कोई सर्कल है, तो इस सर्कल का जो यूनिफॉर्म, याद रखिएगा मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए डियर, दैट शुड बी यूनिफॉर्म। ओके, हालांकि इन सारी चीजों का हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से कैसे आता है ये सारी चीज हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके, लेकिन अभी के लिए है ना ये चीज आप जाने रहिए कि अगर कभी भी हम लोगों से ये पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सर्कल का कहाँ पे आता है, तो उसके सेंटर पे आता है डियर। उसके कहाँ पे आता है, उसके सेंटर पे आता है। कहाँ पे, उसके सेंटर पे आता है। ओके, इसके मिड पॉइंट पे, सेंटर पे। ऐसे ही अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, लेकिन रेक्टेंगुलर लेमिना है, ओके, रेक्टेंगुलर बॉडी है अगर कोई, तो उसका भी इसके बीचों बीच में आएगा, यानी कि जहां पे इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, ऐसे ही अगर कोई भी आपके सामने, हम कहते हैं अगर कोई भी आपके सामने क्यूब आ जाए, क्या आ जाए, क्यूब आ जाए, लेकिन फिर से वही बात मैं आपको बता रहा हूं माय डियर कि ये क्यूब जो होना चाहिए वो सारा का सारा मास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए कि यहां पर भी यम रखा है, यहां पर भी यम है, यहां पर भी, 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 हर जगहों पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो दैट शुड बी इक्वल। तो इसका भी जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, वो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। अगर हम XYZ बात करें तो x/2, y/2 और z यानी कि z/2 पे ही आएगा, है ना। x, y और z सबका एकदम इक्वल मिड पॉइंट कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमरा ही नहीं होता, तो कमरे का जो सेंटर ऑफ मास आएगा कहाँ पे आएगा, अगर वो कमरा बिल्कुल स्क्वायर के शेप का है, यानी क्यूब के शेप का है, तो उसके बीचों बीच में आएगा। ऐसे ही अगर हम लोग कभी भी किसी भी स्फीयर की बात करें, किसकी, स्फीयर की, लेकिन फिर याद रखिएगा कि वो स्फीयर कैसा होना चाहिए, वो स्फीयर आपका बिल्कुल यूनिफॉर्मली, उसका जो मास हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए। तो डियर वहाँ पर भी उसके मिड में आएगा, बीचों बीच में आएगा, चाहे वो हॉलो हो या वो हो क्या कहते हैं उसको, सॉलिड हो। ओके, तो हाँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका सेंटर में नहीं आता है, तो ऐसी भी ऑब्जेक्ट्स का हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपको ये बातें अपने दिमाग में रखनी हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या इस पर भी ऐसे कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल हम लोगों ने ऐसे ही बात कर लिया, क्या ऐसे भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्या वो बहुत ही टफ थे। आओ देखते हैं। ओके डियर, चलो। ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन के आधार पे अब हम लोगों को थोड़ा सा कुछ और दिमाग चलाना है, और आप हमें ये बताइए कि अगर ये एक रॉड है और एक रॉड ये है, ये दोनों रॉड्स जो हैं ये रखी हुई हैं। अब आपको बताना है कि इसका जो लेंथ है वो L है, और इसकी भी जो लेंथ है डियर वो L है। ओके, आपको ये बताना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ओके, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है, इसको निकालना है आपको, सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आप अपना दिमाग पूरा लगा चुके होंगे, और आप में से कई जनों का आंसर भी आ चुका होगा। ओके, आइए देखते हैं। जब कभी भी दो सिस्टम की बात हो तो देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ये जो है इसका क्या है, इसकी लेंथ L है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा डियर वो यहाँ कहीं आएगा, L/2 पे, कह सकते हैं कि नहीं, कहाँ पे आएगा, L/2 पे आ सकता। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा डियर, इसका भी यहाँ कहीं पे L/2 पर ही आएगा, L/2 पर ही आएगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो माय डियर, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, मास भी आप ले लीजिएगा। ओके, अब अगर बात करा जाए तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अगर किसी एक पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लें तो दूसरे का सेंटर ऑफ मास आसानी से निकाला जा सकता है। अच्छा ये बताइए, यहां से यहां तक अगर L/2 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, डेफिनेट सी बात है यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी L/2, और इसका पूरा का पूरा मास जो सेंट्रलाइज्ड माना जाएगा वो कहां माना जाएगा, इसी सेंटर ऑफ मास पे, और इसका भी इसी सेंटर ऑफ मास पे। तो ये दोनों, ये सेंटर 1 मान लीजिए, इसको सेंटर 2 मान लीजिए, और सेंटर 1 को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट माने तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा बताइए, m
अगर आप इसको m2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा m, और ये भी m ही है तो m इंटू l बाई टू अपान m प्लस m, तो कितना हो जाएगा डियर बताइएगा, m अपान l बाई टू और यहाँ पे 2m, ये चला गया, आंसर आपका आ जाएगा l बाई 4। ओके, तो ये अक्सर छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, और जब हम लोग अपना बेसिक्स रेडी कर रहे होते हैं तो उस समय भी हम लोग ऐसी फिगर्स का बात है ना, ऐसे फिगर्स की बात कर लिया करते हैं। ओके डियर, अब अगला क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आप लीजिए और इसके बारे में बताइए क्या ख्याल है आपका। ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप स्क्रीन पे देखिएगा ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आप ट्राई करिए कि आपको आंसर आ जाना चाहिए। ए वाला ऑप्शन जो आपको दिया गया है डियर वो है l बाई टू कामा 2l/3, बी वाला ऑप्शन जो है डियर आपका l/4 और 2l/3 है, और सी वाला जो ऑप्शन है डियर आपका है वो l/6 2l/3, और तीसरा और जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें डियर वो है l/6 और l/3। तो देखिए ध्यान से ये बना कैसे है। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लिया होगा, और पढ़ने के बाद आप सारे लोग इस पे बेस्ट ट्राई अपना मार रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन आपके सामने यही है जो आपने पढ़ा। क्या कह रहा था, द फिगर शोज अ कंपोजिट सिस्टम ऑफ अ टू यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड, जैसा कि आपको दिख रहा है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड आर, तो क्या होगा, ये लेंथ आपकी 2l है डियर, ये लेंथ आपकी 2l है और ये लेंथ आपकी l है। ओके है ना, और ये दिखा रहा है कि भाई ये y एक्सिस है आपकी और ये x एक्सिस है। चलिए बताइए, और एक का मास आपका 2m है और दूसरे का मास जो है आपका वो है m। ओके, हाँ चलो ट्राई मारो, ट्राई योर बेस्ट। दिस इज 2m एंड दिस इज m। ओके, अब क्या करिएगा, अब भी फिर से वही बात होने वाली है डियर। कौन सी बात होने वाली है, बात यही होने वाली है कि यहां से यहां तक 2l है और यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है। तो देखिए ध्यान से, इसको आप x और y अगर कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा डियर वो आएगा l/2 कामा 0, और इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहां कहीं आएगा। अगर ये 2l लेंथ है डियर, अगर ये 2 लेंथ है डियर, तो ये आएगा 0 कामा l पे। इसका मास m है और इसका मास 2m है। तो अब आप हमें ये बताइए डियर, अब आप हमें ये बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेगा। तो नाउ योर entire system have bifurcated into two parts, नंबर 1 ये वाला पॉइंट और दूसरा वाला ये पॉइंट। तो फिर वही बात है क्या है कि m1 x1, तो x का कैसे निकालिएगा, xCOM कैसे निकालिएगा। xCOM के लिए आप कहेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। बोलो हाँ है ना। तो m1 कितना है, देखिए अगर इसको आप रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप क्या कहिएगा। और वैसे तो रेफरेंस पॉइंट आप इसको नहीं, आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मानिए ना 0,0 पे, आप 0,0 पे मानिए। तो m1 क्या है, आप इसको m1 मान लीजिए, आप इसको m1 मान लीजिए, आप इसको m2 मान लीजिए, और आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लीजिए। चलिए ठीक है, तो m1 x1 कितना हो गया, m1 कितना है 2m और x1 कितना है, देखिएगा इस पे x0 है प्लस 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 m2 देखिए कितना है, m2 की वैल्यू m है और x की वैल्यू इस पे कितना है डियर, l/2 है, अपान में m1 प्लस m2 2m और m कितना हो जाएगा 3m। बात तो समझ में आ रही है ना, मतलब बिल्कुल आसान सी बात है यार। तो ये तो आपका चला जाएगा और m से m चला जाएगा, आपका आ जाएगा l/6 आ जाएगा। ये हो गया xCOM आपका आ गया कितना, l/6। चलिए ऐसे YCOM निकालिए, YCOM क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं m1 कितना है, m1 है आपका 2m, इस पे y की वैल्यू कितनी है, l है, प्लस इस पे तो इसका 0 हो जाएगा यहाँ पे, अपान में वही
कितना m+2m बराबर 3m, तो ये कितना हो जाएगा, m चला गया और ये हो गया 2l/3। तो कुल मिला के जो आपका सेंटर ऑफ मास आया वो सेंटर ऑफ मास क्या आया, वो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया डियर वो x पे आया l/6 और ये इस पे आया 2l/3। तो ये हो गया आपका एक्चुअल आंसर। तो आपका आंसर कौन सा सही था, l/6 और 2l/3, l/6 और 2l/3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन के हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ओके हाँ, तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे डियर। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेंटर ऑफ मास पे लगभग एक अच्छी खासी समझ आ चुकी है। ओके, तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन और नया बनता है तो बनता है, नहीं तो इस लेक्चर को फिर हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कि एक आध क्वेश्चन और लेना है कि नहीं लेना है। ओके हाँ, तो डियर अब चलते चलते हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ओके, और इस क्वेश्चन को आपको अपना बेस्ट ट्राई देना है। ओके, तो जो भी बंदा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया रहेगा उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको अपनी तरफ से एक सैल्यूट भेजेंगे, यानी कि उसका नाम हम जरूर से जरूर पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। ओके डियर, तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखना है। ये है आपकी सरफेस, ये आपकी सरफेस है और इस सरफेस पे क्या है कि इस सरफेस पे क्या है कि एक स्क्वायर रखा हुआ है, एक स्क्वायर रखा हुआ है और एक सर्कल रखा हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर और एक सर्कल रखा हुआ है। यहां से यहां तक ए डिस्टेंस है और यहां से यहां तक भी ए डिस्टेंस है। ओके हाँ, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि इन दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, इन दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास आएगा डियर वो कहां आएगा। पहला ऑप्शन इनसाइड द सर्कल, दूसरा इनसाइड द स्क्वायर, तीसरा एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, और चौथा ऑप्शन आउटसाइड सिस्टम। तो इस क्वेश्चन पे आप अपना बेस्ट ट्राई मारिएगा। बेस्ट ट्राई मारने के बाद अगर ये क्वेश्चन आपको अगर आप लोग लगा ले गए तो जो भी बंदा सबसे पहले, जिस बंदे का सबसे पहले कमेंट आया रहेगा उस बंदे का नाम हम अगले लेक्चर में जरूर से जरूर लेंगे और उसको हम अपनी तरफ से सैल्यूट भेजेंगे। ओके डियर, तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे माय डियर। तो ऐसे ही आप फिजिक्स पढ़ने में, ऐसे ही आप अपनी जेई की तैयारी में, ऐसे ही आप अपनी नीट की तैयारी में जबरदस्त लगे रहिए फिजिक्स में। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हमारी पूरी फिजिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी और हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके होंगे। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, इसी आशा के साथ अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ऐसे ही लगे रहेंगे और ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़बरदस्त बनाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है डियर, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद।